नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय बयाना भरतपुर। पिछले अध्याय में बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के अंकेक्षण विषय में अध्ययन किया था आंतरिक नियंत्रण यानी इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया। इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट होते हैं, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। यानी इंटरनल चेक को हिंदी में आंतरिक निरीक्षण कहते हैं और इंटरनल ऑडिट आंतरिक अंकेक्षण होता है। फिर उसके बाद हमने आगे जो अध्ययन किया वो किया कि आंतरिक नियंत्रण है वो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, और आंतरिक निरीक्षण है उसके क्या उद्देश्य हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि आंतरिक निरीक्षण जो प्रणाली है यानी एक आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं क्या होनी चाहिए। देखिए, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है वो क्या है। मैंने पहले बताया कि एक संस्था के वेतन प्राप्त कर्मचारियों के द्वारा जो उस संस्था में कार्य किया जाता है तो उस कार्य का इस प्रकार विभाजन किया जाता है कि एक कर्मचारी के कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी के द्वारा की जाती है। तो जब कर्मचारियों के द्वारा ही इंटरनल चेक सिस्टम किया जाता है यानी इंटरनल चेक सिस्टम का कार्य कर्मचारी द्वारा संपादित किया जाता है, तो इस इंटरनल चेक में क्या विशेषता होनी चाहिए। तो देखो, कर्मचारियों के संबंध में क्या विशेषता होनी चाहिए जो हम आपको यहाँ बताएंगे, और लेखों के संबंध में क्या विशेषता होनी चाहिए आपको यहाँ बताएंगे। अगर ये विशेषता कर्मचारियों के संबंध में जो 8 विशेषताएं मैंने आपको बताई है, ये अगर हमारे इंटरनल चेक सिस्टम में होगी, और लेखों के संबंध में जो 6 विशेषताएं यहाँ बताई है, अगर ये हमारे इंटरनल चेक सिस्टम में होगी तो हमारा इंटरनल चेक सिस्टम है वो बहुत बेहतर होगा, और जिसके कारण किसी भी प्रकार की अशुद्धि की, गबन की, छल की, कपट की संभावना कम होगी। अब आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है वो हम निर्धारित नहीं कर सकते जिसे सब प्रकार के व्यवसाय में लागू किया जा सके। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी विशेषता होती है बच्चों, इसलिए उन्हीं के अनुसार व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लागू करनी चाहिए। यानी जिस व्यवसाय की जिस प्रकार की विशेषता है उस प्रकार की उसमें आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लागू करनी चाहिए। फिर भी कुछ सामान्य बातें हैं कि एक आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कर्मचारियों के संबंध में क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, और लेखा जो अकाउंट्स है उनके संबंध में क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। ये एक सामान्य सी बात है जो आज हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। लेकिन आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विशेषता क्या होनी चाहिए, क्या आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में क्या क्या बातें कर्मचारियों के संबंध में होनी चाहिए, क्या क्या लेखों के संबंध में होनी चाहिए, ये उस व्यवसाय की विशेषता पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्यतः कर्मचारियों के संबंध में जो 8 बातें बताई है, पहली है योग्यता एवं प्रशिक्षण। प्रत्येक कर्मचारी उसको दिए गए कार्य के लिए योग्य होना चाहिए और उसके प्रारंभिक प्रशिक्षण का भी प्रबंध होना चाहिए। यानी हमारी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है उसकी पहली विशेषता क्या होनी चाहिए, जिस कर्मचारी को जो कार्य दिया गया है उसके लिए वो योग्य होना चाहिए, और दूसरा उसको उस कार्य के सामने प्रशिक्षण देना चाहिए। दूसरी जो विशेषता मैंने आपको यहाँ आप स्लाइड पर देख रहे हो, ईमानदारी। कर्मचारी ईमानदार होना चाहिए। इसके लिए कर्मचारी को नियुक्त करने से पूर्व उसका पिछला इतिहास जानना चाहिए। यानी देखना चाहिए कि आप जिस कर्मचारी को जो कार्य दे रहे हो, अगर आप कैश का काम दे रहे हो तो बिल्कुल ईमानदार कर्मचारी को दो, और ये देखो कि वो कर्मचारी है उसका पिछला इतिहास क्या रहा है, कहीं पहले उसने गबन तो नहीं कर रखा है। तीसरा है जमानत। कर्मचारी की जमानत ली जानी चाहिए ताकि गबन के हो जाने पर जमानत देने वाले से रकम वसूल की जा सके। और नंबर 4 है देख रेख। कर्मचारी पर सचमुच
रूप से समुचित देखरेख होनी चाहिए, ताकि यह विश्वास हो सके कि वे लोग उस कार्य को भली प्रकार कर रहे हैं जो उन्हें दिया गया है। देखरेख बहुत महत्वपूर्ण है, यानी मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि जो कर्मचारी को जो कार्य कर दे रखा है वो उस तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा जिस तरीके से हम चाहते हैं। ये भी देख रेख वाली बात है, ये भी आपकी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में होनी चाहिए। नेक्स्ट 5 नंबर पर है उत्तरदायित्व का निर्धारण। प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि गबन, हानि व अकुशलता के संबंध में किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सके। यानी आपकी आदर्श निरीक्षण प्रणाली में कर्मचारियों के संबंध में ये बात भी ध्यान रखनी है कि प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दो, यानी सबकी अपनी अपनी लायबिलिटी होनी चाहिए, और लायबिलिटी निर्धारित हो जाएगी तो जो गलती करेगा उसकी सज़ा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है कर्तव्य विभाजन 6 नंबर पॉइंट पर, कि कार्य को विभाजित कर देना चाहिए कि आपको क्या करना है। प्रत्येक व्यवहार को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, और कार्य का विभाजन इस प्रकार करना चाहिए कि किसी व्यवहार का पूर्ण नियंत्रण किसी एक के हाथ में नहीं हो। जो व्यक्ति लेखा कार्य में लगे हैं उन्हें संपत्ति पर अधिकार नहीं देना चाहिए। जैसे रोकड़ वही व प्रतिभूति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहनी चाहिए। कर्तव्य विभाजन में इस प्रकार भी होना चाहिए बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की कम से कम एक बार दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी जांच की जाए। नेक्स्ट है कार्य का अधिकृत किया जाना। कार्य का जो अधिकृत की बात बच्चों मैंने जो आपको बताई है कि कार्य को जो अधिकृत हम कर रहे हैं उसके संबंध में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि प्रत्येक व्यवहार को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। व्यवहार तभी किया जाए जबकि वह किसी निश्चित अधिकारी द्वारा अधिकृत कर दिया जाए। अब है सबसे लास्ट में अनिवार्य छुट्टियाँ। देखो, कर्मचारी है, एक मानव प्राणी होता है, तो विश्वसनीय पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को साल में एक बार अनिवार्य छुट्टी दी जाए, और उनकी आवश्यकता हो या उनकी कोई परिस्थितियाँ हो तो उन्हें छुट्टी अवश्य देनी चाहिए। क्योंकि अगर कर्मचारी की घरेलू समस्या है और वो छुट्टी पर जाना चाहता है, और फिर अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती उसको अगर कार्य पर रखते हैं, तो बच्चों ये मानवीय प्रवृत्ति है कि वो व्यक्ति है फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मेंटली उसका जो विवेक है, उसका दिमाग है, वो घर रहेगा, तो वो अपना कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। तो ये कर्मचारियों के संबंध में हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे लेखों के संबंध में। लेखों के संबंध में हमें आंतरिक निरीक्षण प्रणाली, अच्छी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अगर अपनाना चाहते हो तो लेखों के संबंध में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। हमें लेखा की उचित पुस्तक, ये गलती से स्लाइड में जो लेखक टाइप हो गया ये है लेखा, यानी पुस्तक पालन की उचित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। जैसे दोहरा लेखा प्रणाली, अगर अपना अकाउंटिंग का मेथड अपनाते हो तो आप कौन सी मेथड अपनाओ? दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। दूसरी बात आपको लेखों के संबंध में ध्यान रखनी है, खाता बही की स्वकीय संतुलन प्रणाली अपनानी चाहिए। और नेक्स्ट है प्रमाणकों को रखने व फाइल करने का उचित प्रबंध होना चाहिए। जो सबसे मोस्ट है लेखों के संबंध में, सबसे मोस्ट है कि डबल एंट्री सिस्टम तो रखना ही है, लेकिन सबसे मोस्ट बात यह है कि जो प्रमाणक, जिनको हम वाउचर कहते हैं, उनको रखने की उचित प्रणाली होनी चाहिए। अब बच्चों, अब नेक्स्ट है प्रक्रिया पुस्तिका। एक प्रक्रिया पुस्तक होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यवहार की प्रक्रिया का ब्यौरा हो। नेक्स्ट है प्रपत्र। व्यावसायिक व्यवहार में आवश्यक प्रपत्रों का प्रयोग होना चाहिए, यानी फॉर्मेट होने चाहिए, जैसे बीजक, क्रय आदेश, ठीक है, विक्रय आदेश सारे। और ज़्यादा से ज़्यादा लेखांकन प्रणाली में मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे आपको बताऊं मैं, मशीनों के प्रयोग से क्या होता है, अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करोगे तो गलती होने की संभावना कम रहती है। और बाहर से आने वाली डाक किसी उत्तरदायी अधिकारी की देखरेख में खोली जाए, यानी डाक पर नियंत्रण होना चाहिए। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट नंबर 6 महत्वपूर्ण है, लोचदार। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली एकदम स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसे ही हमारा इंटरनल चेक सिस्टम है वो ऐसे ही होगा, जैसा हमने फाइनल कर दिया, जैसा हमने ड्राफ्ट कर दिया। इसमें समय समय पर बदलाव भी होने चाहिए, यानी
परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन भी करना चाहिए, यानी कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली बिल्कुल लोचदार होनी आवश्यक है। आवश्यकता के अनुरूप इसको ढाला जा सके। जैसे कोई फैक्ट्री पीतल के बर्तन बनाती है तो वहाँ मजदूरी के भुगतान पर सामग्री की अपेक्षा अधिक कठोर नियंत्रण होना चाहिए। यदि यहाँ फैक्ट्री अब चांदी के बर्तन बनाना शुरू कर दे तो नियंत्रण मजदूरी से हटकर सामग्री पर अधिक कठोर नियंत्रण होना चाहिए। यानी पीतल के बर्तन बनाती है वहाँ मजदूरी पर कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पीतल के बर्तन की वैल्यू कम है और वहाँ जो मजदूरी दे रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए मजदूरी पर ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी बात, जिस फैक्ट्री में चांदी के बर्तन बनते हैं वहाँ चांदी के बर्तनों पर ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, कोई चोरी नहीं हो जाए, मजदूरी पर कम होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है समय व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। नमस्ते बच्चों, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े सुगमता से आप सुन रहे हैं इसे, और इस अध्याय के संबंध में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और आगे हम इसी अध्याय में आगे हम अध्ययन करेंगे कि एक आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के क्या लाभ या क्या हानियाँ हो सकती है, और